Jai Hind students. Today we will discuss the third chapter of history, life in the rural areas. कि रूरल एरियाज में लाइफ कैसी होती थी. So when the British came to India, villages were self-sufficient units. Most of the things that the villagers needed more were produced in the village itself. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उस टाइम विलेजर्स जो थे, विलेजेस में जो विलेजर्स रहते थे वो इतने काबिल थे कि अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लिया करते थे. मोस्टली चीज़ें जो विलेजर्स को चाहिए होती थी वो उन सबको खुद ही प्रोड्यूस करते थे. फार्मर्स के पास लैंड थी, वो उस पर कल्टिवेशन करते थे और ही कुड नॉट बी इविक्टेड, और वो कोई भी उनसे लेता नहीं था, कोई उनको वहाँ से निकाल नहीं सकता था. ही पेड अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज प्रोड्यूस टू द किंग. उस टाइम पे जो भी उस जगह का राजा होता था उसको वो अपना जितना भी प्रोड्यूस करते थे उस लैंड पे, उसका कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट वो उस किंग को दे देते थे. अगर किसी टाइम पे किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कभी कोई फ्लड आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई और इसकी वजह से क्रॉप्स जो हैं वो फेल हो गई, मतलब फसल ख़राब हो गई, जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, तो उस टाइम पे जो राजा होता था वो लैंड रेवेन्यू का अमाउंट जो था वो कम कर देता था, या फिर कभी कभी उसको बिल्कुल मना कर देता था कि अभी आपको प्रॉब्लम है तो आप इसका रेवेन्यू जो है वो पे मत करिए. ये तो उस टाइम की बात है जिस टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और ऐसा होता था. बट द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश हाउएवर चेंज द सिचुएशन. बट जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया इन मैटर्स में, जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई. रेवेन्यू जो था वो उस टाइम पे कौन कलेक्शन करने लगा रेवेन्यू का? कंपनी. रिमेंबर द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने अपने एजेंट्स अपॉइंट किए जो रेवेन्यू कलेक्ट कर. रेवेन्यू मतलब एक टाइप का टैक्स कलेक्शन होता था, और वो टैक्स जो था वो फिक्स था और वो कैश में पे करना पड़ता था, और उनको कोई भी, उनको मीन्स फार्मर्स को कोई भी कंसेशन नहीं मिलता था. चाहे क्रॉप फेल हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको वो रेवेन्यू पे करना ही पड़ता था. देयर वॉज नो कंसेशन ऑन दैट टाइम. नाउ विल डिस्कस द कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज़. कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चर को लेके उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन का. कंपनी को पैसे चाहिए होते थे गुड्स परचेज करने के लिए इंडिया में, और उनको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, जो वॉर्स वो उस टाइम लड़ते थे उनके लिए पैसे चाहिए होते थे, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. तो इन सब के लिए वो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे. ऑल अलोंग द ओनली एम ऑफ द कंपनी वॉज टू मेक एज मच एज मनी पॉसिबल. सबसे जो मेन एम था वो उनका क्या था? जितने पैसे वो यहाँ से कमा सकते हैं. और उस टाइम पे जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था वो होता था लैंड रेवेन्यू. क्योंकि लैंड रेवेन्यू उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, इसलिए उसका समय पे कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ उनको इनकम नहीं होती. जिस टाइम वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने, कंपनी को राइट था उस टाइम पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का फ्रॉम एन एरिया टू द हाईएस्ट बिडर. मतलब उस टाइम पे जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको ही चार्ज दिया जाएगा, ताकि वो उस टाइम पे उस एरिया का कलेक्शन कर सके. बट ये सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि जो बिड्स थी, मतलब जो बोली लगती थी, वर मेड फ्रॉम एन अमाउंट मच मोर देन व्हाट द लैंड कुड एक्चुअली प्रोड्यूस. वो लोग इतनी बोली लगाते थे, मतलब इतना बड़ा अमाउंट बोलते थे जितना अमाउंट तो वो लोग पे ही, फार्मर्स पे नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनकी लैंड पे इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था. तो इसलिए ये जो प्लान था वो ऑलमोस्ट फेल हो गया, और जिसकी वजह से कंपनी को पूरा अमाउंट नहीं मिल पाता था, क्योंकि बिडिंग अमाउंट जो थी वो हर साल अलग अलग होती थी. इस साल कितने पैसे गए, नेक्स्ट ईयर ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो कंपनी की जो इनकम थी वो इनस्टेबल हो गई. मतलब कभी आती थी, कभी पूरी आ गई, कभी थोड़ी कम आ गई, कभी कोई पे नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो ज़्यादा मांग रहे हैं, इतना तो प्रोडक्शन ही नहीं है. तो दैट्स वाई दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम. तो इस रेवेन्यू कलेक्शन को स्मूथ करने के लिए, ताकि सब कुछ हमारी इनकम ठीक से हो सके, कंपनी ने कुछ चेंजेस किए. दे इंट्रोड्यूस 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. फर्स्ट permanent settlement, second Mahalwari system, and third Ryotwari system. Now we will discuss about all 3 system one by one. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट परमानेंट सेटलमेंट. ये सिस्टम 1793 में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. नाउ व्हाई दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड?
रेगुलर इनकम इंश्योर करने, जिससे कंपनी के पास रेगुलर इनकम आए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लैंड रेवेन्यू का अमाउंट जो है वो फिक्स कर देंगे। कहाँ पे? बंगाल में और बिहार में। इसलिए इस सिस्टम का नाम था परमानेंट सेटलमेंट, बिकॉज रेवेन्यू का अमाउंट जो था वो इसमें फ़िक्स हो गया था। तो 1793 में सिस्टम स्टार्ट हुआ और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। इस सिस्टम के मेन फीचर्स थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा एरिया से वो उस एरिया का फिक्स्ड रेवेन्यू होगा, और ऐसा कोई चांस नहीं होगा कि जो आगे जाके वो रेवेन्यू का अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब परमानेंट है, वही रहेगा, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो, वो उतना अमाउंट आपको पे करना होगा। उससे क्या होगा कि उनके पास, कंपनी के पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट आएगा। जो वहाँ उस टाइम पे लोकल ज़मींदार होते थे, उनको बोला जाता था कि वो अपने पीजेंट्स मतलब फार्मर से रेवेन्यू कलेक्शन करें, और हर साल उनको फिक्स्ड अमाउंट एक सर्टन डेट तक पे करनी होती थी। इफ़ ही वॉज एबल टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू, अगर इन केस उनके पास ज़्यादा रेवेन्यू आ जाता है ज़मींदार के पास, तो बाकी जो ज़्यादा रेवेन्यू होता था, एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट, वो खुद रख लेता था। बट अगर जो एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, अगर वो नहीं दे पाया, तो जो ज़मींदार होता था उसके ज़मींदारी राइट्स जो थे वो छीन लिए जाते थे। तो उसकी जो लैंड थी वो किसी और ज़मींदार को दे दी जाती थी। इसलिए ज़मींदार के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको हर हाल में वो रेवेन्यू कलेक्शन करना है। ये जो सिस्टम था रेवेन्यू फिक्स करने का इन एडवांस वॉज एक्सट्रीमली एडवांटेजेस टू द कंपनी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था कंपनी के लिए। इससे इंश्योर होता था कि उनकी फिक्स और रेगुलर इनकम आएगी। मीन्स उनका कलेक्शन था, फॉर एग्जांपल उनको अगर मंथ में एक जगह से 10,000 रुपीज़ आने हैं, तो उनको पता था कि हमारे इस जगह से इस मंथ में इस डेट तक इतने पैसे आ जाएंगे। तो उनकी फिक्स्ड और रेगुलर इनकम ईजिली चल रही थी और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। और इससे उनका एक न्यू सोशल क्लास क्रिएट कर दी लैंडलॉर्ड्स की, हु वर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। और उस टाइम पे जो लैंडलॉर्ड्स थे, मेनली जो ज़मींदार टाइप लोग थे, उनकी एक न्यू सोशल क्लास क्रिएट हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा वफादार थे ब्रिटिशर्स के लिए। द पीजेंट्स, जो फार्मर्स थे, हाउ एवर सफ़र टेरेबली अंडर द सिस्टम, बट इन सब में जो सफ़र कर रहा था वो कौन था? पीजेंट्स। उनको काफ़ी हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता था, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। ज़मींदार को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि उनकी लैंड में, कि उनकी लैंड अगर ख़राब है, उसको उसमें प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ाई जाए। ज़मींदार को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर किसी टाइम पे जो प्रोटेक्शन था वो कम हो जाता था, तो रेवेन्यू की डिमांड तो ज़मींदार की उस टाइम पे थी, तो वो डिमांड तो आपको पूरी करनी ही थी। तो रेवेन्यू पे करने के लिए पीजेंट्स को कभी कभी मनी लैंडर्स, जो लोग पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे, उनसे पैसे बोरो करने पड़ते थे। और एक बार उन्होंने पैसे बोरो कर लिए तो पीजेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता था कि वो उस डेप्ट से, उस कर्जे से बाहर निकल पाएँ। सो इट वॉज अ सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ माहलवारी सिस्टम। माहलवारी सिस्टम जो था वो आज के टाइम पे जो वेस्ट यूपी के पार्ट हैं, जो मध्य प्रदेश और पंजाब के पार्ट हैं, पहले के टाइम पे उन पार्ट्स में माहलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इन एरियाज़ में लैंड वॉज कॉमनली ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड महल्स। उस टाइम पे जो लैंड थी वो मेनली उन्होंने ग्रुप ऑफ विलेजेस में डिवाइड कर दिया था, उन ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते थे महल। So the task of collecting the revenue and paying it to the company was given to the headman of each महल। फॉर एग्जाम्पल एक महल में अगर उन्होंने कह दिया कि एक महल में 12 गांव हैं और उस महल का उन्होंने एक हेडमैन बना दिया, तो उस हेडमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उन 12 विलेजेस के रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। तो हर महल के लिए एक हेडमैन अपॉइंट किया गया था। और इस टाइम पे जो रेवेन्यू डिमांड थी वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं थी, वो पीरियोडिकली रिवाइज भी होती थी, मतलब चेंज होती थी, हर बार बढ़ जाती थी। सो इट वॉज अ माहलवारी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका रेटवारी सिस्टम। रेटवारी सिस्टम थॉमस मुनरो ने बनाया था। ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के पार्ट्स में इंट्रोड्यूस करा गया था। अंडर दिस कंपनी ने एक रेवेन्यू सेटलमेंट बनाया था रियॉर्ड्स के साथ। रियॉर्ड्स या फिर पीजेंट, रियॉर्ड्स बोला गया है पीजेंट को, मतलब फार्मर को, जो डायरेक्टली फार्मर्स के साथ था। फार्मर्स वॉज रिकोगनाइज एज द ओनर ऑफ लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द रेवेन्यू। मतलब जब तक जो फार्मर है वो रेवेन्यू पे करता रहेगा, वो अपनी ज़मीन का मालिक बना रहेगा। और इसमें जो रेवेन्यू फिक्स होता था मेनली वो डिपेंड करता था कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की, अगर ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है इट मीन्स ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंग फिक्स करा जाता था। मतलब हर किसी का जो रेवेन्यू था वो अलग अलग था।
नाउ इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी इम्पोवरिश द पीजेंट्स। इन सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जो गरीब होता जा रहा था, वो इसकी कंडीशन ख़राब हो रही थी, वो कौन था, फार्मर, पीजेंट। अब जो लैंड थी वो एक सेलेबल कॉमोडिटी बन गई थी, जिसको वो बेच सकते थे, कंपनी खरीद सकते थे, या फिर उसको मॉर्टगेज मतलब गिरवी रख सकते थे लैंडलॉर्ड्स के पास। सो दिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन रूरल लाइफ एंड इकोनॉमी। तो ये डीप उनके ऊपर काफ़ी गहरा असर हुआ था उनकी लाइफ पे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे, इन सारे सिस्टम्स का जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। नाउ इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो मोस्टली जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी कम इनकम पे सरवाइव कर रहे थे। कंपनी की जो रेवेन्यू डिमांड थी और जो क्रॉप फेल हो रही थी और सोशल कस्टम्स जो थे उस टाइम के, शादी वगैरह, मैरिजेस या फेस्टिवल्स थे, वो उस टाइम पे कॉस्टली पड़ते थे उनको। तो उस टाइम पे मतलब जो पीजेंट्स थे उनकी मजबूरी थी अपनी लैंड के कुछ पार्ट को बेच देना या फिर उसको गिरवी रख के मनी लैंडर से पैसे लेना। सिंस द पीजेंट्स कंसिडर्ड देयर लैंड एज देयर मदर, बिकॉज जो पीजेंट्स थे वो अपनी लैंड को, अपनी ज़मीन को अपनी माँ मानते थे। दे कंसिडर्ड देयर लैंड एज देयर मदर। सो वो मोस्टली अवॉइड करते थे कि हमें उसको बेचना ना पड़े, तो इसलिए वो मेनली मनी लैंडर के पास उसको गिरवी रखते थे और उसके बदले उनको पैसे मिलते थे। मनी लैंडर के पास लैंड गिरवी रखते थे और जो पीजेंट्स थे, जो मनी लैंडर्स थे, वो उस पर काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। एक बार अगर किसान कर्जे में गया, डेब्ट मतलब कर्जा, तो ज़्यादातर जो पीजेंट्स थे वो बहुत कम ऐसा होता था कि कोई अपना जो लोन है वो उसको पे कर सके। तो जो मॉर्टगेज लैंड थी, जो गिरवी रखी हुई लैंड थी, वो मनी लैंडर के पास चली जाती थी। अब जो और एक बार जब जो पीजेंट्स थे वो लैंडलेस हुए, मतलब उनके पास कोई ज़मीन नहीं रही, तो उनके पास बहुत मुश्किल होता था कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, बिकॉज उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम उनकी लैंड थी। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिड 19th सेंचुरी में जो सर्वे हुआ था, सो 8 आउट ऑफ एवरी 10 पीजेंट हैड अनपेड डेब्ट्स। मतलब हर 10 फार्मर्स में से 8 फार्मर्स ऐसे थे जो अपना कर्जा नहीं पे कर पाए थे। जो न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स बने थे, उन्होंने ज़मींदार्स की क्लासेस बना दी थी, वर कम्प्लीटली इनडिफरेंट। उनसे कोई मतलब नहीं था कि उनको फार्मर्स का भला हो रहा है या नहीं, बट देयर क्लासेस वर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। उनका मेन एम था जितना ज़्यादा वो पीजेंट से पैसे ले सकते थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया फार्मर्स के लिए, उनका एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने के लिए। उस टाइम पे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती थी वो मेनली ज़्यादा नहीं होती थी, और जो पीजेंट्स होते थे वो मेनली किस पे डिपेंड होते थे, मानसून पे। मतलब पानी के लिए वो मेनली बारिश पे डिपेंड होते थे, और मान लो अगर बारिश नहीं हुई किसी भी टाइम पे, किसी भी साल, तो उस टाइम पे फेमाइन की कंडीशन आती थी, मीन्स भुखमरी जैसी कंडीशन आ जाती थी, सूखा पड़ता था। फार्मर्स फाउंड इट इम्पॉसिबल टू सपोर्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली ड्यूरिंग सच टाइम्स। और उस टाइम पे फार्मर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। एंड टू मेक मैटर वर्स, देयर वॉज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। और सबसे बुरी बात ये थी उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो सिर्फ अपनी लैंड पे ही डिपेंड थे। तो मतलब तीनों जो रेवेन्यू सिस्टम बने, उन तीनों में सबसे जो बैड कंडीशंस रहीं वो फार्मर्स की रहीं, और कोई भी सिस्टम बेनिफिशियल नहीं था। नेक्स्ट है आपका कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। 19th सेंचुरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया कॉमर्शियल क्रॉप्स में, कैश क्रॉप्स में, जो मेनली बिजनेस पर्पस के लिए, लाइक इंडिगो, जूट, ऑयल सीड्स, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कॉटन, ये सब कैश क्रॉप्स हैं या फिर कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जो मेनली बिजनेस पर्पस के लिए होती हैं। दीज क्रॉप्स वर वाइडली यूज्ड इन द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उस टाइम पे ये क्रॉप्स जो थी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, इसलिए कंपनी को इनका कल्टीवेशन जो था वो बढ़ाना पड़ रहा था। इसलिए उस टाइम पे जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने पीजेंट्स को फोर्स किया कि वो अपनी लैंड पे इन सारी क्रॉप्स को ग्रो करें। और समय के साथ ये जो प्रैक्टिस थी ये रिजल्टेड इन डिक्लाइन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। क्योंकि वो ये सारी कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे तो फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड सप्लाई में डिक्लाइन होने लग गया, कम होने लग गई फूड सप्लाई। हम एग्जांपल लेके समझते हैं इंडिगो का या फिर नील, इंडिगो को ही बोलते हैं नील। इंडिगो अ केस स्टडी। इंडिगो जो है एक ब्लू कलर डाई होती है, जो इंडिगो प्लांट में एक फ्लावर आता है ब्लू कलर का, उससे डाई बनती है। डाई जानते हैं ना, कपड़ों को डाई करते हैं, तो वो डाई करते हैं उससे क्लोथ। तो उस टाइम पे यूरोप में उसकी बड़ी डिमांड थी,
जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई थी, मतलब उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए थे और इससे और ज़्यादा जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी। ब्रिटेन को इंडिगो की बहुत ज़रूरत थी, क्लोथ को डाई करने के लिए उसकी बहुत डिमांड थी। बिकॉज जो इंग्लैंड का क्लाइमेट था वो सूटेबल नहीं था कि वहाँ पे इंडिगो ग्रो करी जाए, इसलिए उनको इंडिगो दूसरी जगहों से इंपोर्ट करवानी पड़ती थी, पर्टिकुलरली वेस्ट इंडीज़ और नॉर्थ अमेरिका में। However, the collapse of indigo plantations in these regions during the late 18th century, जब लेट मतलब 18th सेंचुरी जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी तो उस टाइम पे जो इंडिगो प्लांटेशन थी वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होती गई, ख़त्म होती गई। एंड दे फोर्स ब्रिटेन टू लुक फॉर सप्लाई फ्रॉम अदर एरियाज़, और उन्होंने ब्रिटेन को मतलब फोर्स किया कि वो इसकी सप्लाई के लिए किसी और एरिया को देखें, हम इसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट क्या होता था, टू मीट इट्स ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडिगो ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। बट क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए कंडीशन ठीक नहीं थी और उनको कहीं और हो भी नहीं पा रहा था, तो उन्होंने फिर से इंडिया के लिए टर्न किया कि हम इंडिया में ही इंडिगो को ग्रो करवाएंगे, बिकॉज यही हमारी डिमांड पूरी कर पाएंगे। मेडिवल टाइम से मतलब जो मिडल टाइम था उस टाइम पे इंडिगो ग्रो होती थी, बट जैसे हमारी लैंड है तो पूरी लैंड पे ग्रो नहीं होती थी, लैंड के कुछ छोटे से पोर्शन पे वो उसको ग्रो करते थे और उसका कल्टीवेशन करते थे। अब कंपनी ने क्या किया, फार्मर्स को फोर्स करना स्टार्ट किया कि वो अपनी लैंड पे, बंगाल में फोर्स किया कि वो अपनी लैंड पे सिर्फ इंडिगो को ही ग्रो करेंगे। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडियन इंडिगो जो था वो एक मेजर एक्सपोर्ट था इंग्लैंड में, सबसे ज़्यादा जो इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होता था इंडिया से वो था इंडिगो। Since indigo cultivation fetched huge profits to the company, some officials of the company began to privately invest in indigo plantation. Because indigo cultivation से उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा था, कंपनी को बहुत प्रॉफिट था इंडिगो कल्टीवेशन से, तो जो कंपनी के कुछ ऑफिसर्स थे जिन्होंने प्राइवेट इंडिगो में काम करना स्टार्ट किया, प्राइवेटली वो इंडिगो प्लांटेशंस में इन्वेस्ट करने लग गए। कल्टिवेटिंग इंडिगो वॉज अ लेबर इंटेंसिव जॉब। इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए लेबर लगती है, उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। प्लांटर्स जो होते थे, जो उसको ग्रो करवाते थे लैंड पे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे फार्मर्स के साथ कि वो अपनी लैंड पे सिर्फ इंडिगो ही ग्रो करेगा। ओवर टाइम द प्राइस पेड टू द कल्टिवेटर बिकेम लेस एंड लेस। टाइम के साथ साथ जैसे समय बीतता गया तो जो प्राइस वो फार्मर्स को पे करते थे वो कम होता गया। इंडिगो कल्टिवेटर जो थे फार्मर्स वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे इस सिस्टम से, बहुत परेशान थे। 1860 में दीनबंधु मित्र ने एक प्ले लिखा था नील दर्पण, जिसको हम बोलते हैं द इंडिगो प्लांटिंग मिरर। उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो प्लांटर्स थे कैसे वो उनके लिए जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनकी क्या कंडीशंस थी, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, इस प्ले में वो दिखाया गया है। इंडिगो कल्टीवेटर वॉज ऑल्सो नॉट फ्री टू सो द क्रॉप्स। इंडिगो कल्टीवेटर जो थे वो उनको बिल्कुल फ्री नहीं करा गया था कि वो अपने ज़मीन पे कोई और क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। इवन इफ़ ही कुड नॉट बिकॉज ही फाउंड दैट द इंडिगो क्रॉप हैड एग्जॉस्टेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर वो चाहते तो भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज इंडिगो प्लांट की एक ड्रॉबैक होता है, एक नुकसान होता है उसका। जब इंडिगो प्लांट से क्या होता है, जब इंडिगो प्लांट लगाते हैं अपनी लैंड पे, ग्रो करते हैं, तो वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको ख़राब कर देता है, और जब सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो कोई और क्रॉप उस पर ग्रो नहीं हो पाएगी। तो वो चाहकर भी उस पर कोई और क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते थे। एंड देयर केम अ टाइम व्हेन ही हैड नो ऑप्शन बट टू रिवॉल्ट। और फिर एक ऐसा टाइम आया जब फार्मर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना पड़ा। नाउ इंडिगो रेबेलियन। The Indigo Rebellion of 1859-60 in Bengal was a powerful peasant protest. बंगाल में इंडिगो रेबेलियन हुआ था 59 से 60 के बीच में। वो एक पावरफुल पीजेंट प्रोटेस्ट था, काफ़ी पावरफुल प्रोटेस्ट रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इट वॉज़ अ प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन विद द प्लांटर्स। उन्होंने कहा था कि हम प्लांटर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे और उनका और सहयोग नहीं करेंगे। काफ़ी सारे फार्मर्स ने मना कर दिया कि हम अपनी लैंड पे इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। कल्टीवेटर्स जो थे, जितने फार्मर्स थे जो इंडिगो ग्रो करते थे उस टाइम पे, उन्होंने जो इंडिगो की फैक्ट्रीज़ थी उस पर अटैक कर दिया, और जो गोमस्थास या फिर जो एजेंट्स थे प्लांटर्स के, उनको बहुत जगहों पर मारा गया। पीजेंट्स ने सोशली बाइकआउट कर दिया इंडियन सर्वेंट्स को वर्किंग इन यूरोप ओन प्लांटेशन। जो यूरोप की जो प्लांटेशंस लगी हुई थी उस टाइम पे, उन सब में काम करने से मना कर दिया। इवन वुमेंस ने भी उसमें पार्ट लिया
जो प्लांटर्स के अगेंस्ट जो रिवोल्ट हो रहा था उसमें उन्होंने भी पार्ट लिया। और कुछ प्लेसेस पे तो लोकल ज़मींदार्स ने भी उनको ज्वाइन किया। लोकल ज़मींदार्स ने क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज लोकल ज़मींदार जो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे अपनी लैंड्स, अपने एरिए का, उन ज़मींदार से ज़मींदारी राइट छीन लिए जाते थे, इसलिए लोकल ज़मींदार्स ने भी उस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ रेबेलियन फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्ट इमीडिएटली, बिकॉज वो इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था कि जो कंपनी थी उसको गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा कि हमें क्या करना है। उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया। उन्होंने एक इंडिगो कमीशन बनाया और इस इंडिगो कमीशन के अकॉर्डिंग इस सिस्टम में इंडिगो प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करे गए। बंगाल जो कि हब था जहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता था, वो बंद हो गया। प्लांटर्स, अब क्या करा प्लांटर्स ने, पहले वो बंगाल में ग्रो करवाते, तब उन्होंने क्या करा, उसको बिहार में शिफ्ट कर लिया कि अब हम बिहार में ग्रो करवाएंगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स हाउएवर कंटिन्यूड। पहले वो चीज़ें बंगाल में हो रही थी, अब वो सब चीज़ें कहाँ होने लग गई, बिहार में। तो कंडीशन तो सेम रही, पहले बंगाल के फार्मर्स थे, अब बिहार के फार्मर्स सेम चीज़ें फेस कर रहे थे। सो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने जो चंपारण एक प्लेस है बिहार में, कि वहाँ पे जो इंडिगो फार्मर्स परेशान हो गए थे वहाँ पे इंडिगो ग्रो करके, कि उनकी लैंड ख़राब हो रही, तो महात्मा गांधी ने कैसे उसके अगेंस्ट सत्याग्रह किया था, ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के चैप्टर में। सो नाउ हियर द चैप्टर फिनिश्ड। So complete A and B part of this chapter in your book and read the chapter carefully and listen the video also, so you will understand the whole chapter. Till that time, take care. Thank you.